जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आपके एग्जाम होने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेपर कोड है ECO 101F। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का 2024-25 का। 22 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और ये जो क्लास है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे संबंधित कॉलेज हैं आपके, जहां भी इकोनॉमिक्स के क्लास कराए जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये जो क्लास होने वाली है आपकी क्वेश्चन पेपर है, ये आपका MCQ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है तो वो बीए सेमेस्टर वाला करता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। सारे PDF नोट्स क्लास जो भी आपके कॉलेज के अपडेट रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाती है, क्योंकि और कोई सुविधा नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप में 2000 से ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ही सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, एग्ज़ाम के बाद आप लोग आंसर की मांगते हैं तो 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। और दूसरी बात, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, तो भी आप लोग क्वेश्चन पेपर मांगेंगे और मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दें, ताकि जब आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे तब वो उनको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो सके। ठीक है, चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वक्र को नियोजित वक्र या एनवेलप वक्र कहते हैं। तो देखें, इसमें जो आपका दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है इसको नियोजित वक्र या फिर एनवेलप वक्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर पूछा गया है कुल स्थिर लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो उत्पादन आकार से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कीमत रेखा के प्रत्येक बिंदु पर होता है। ठीक है ना, एट एवरी पॉइंट ऑफ प्राइस लाइन देयर इज, कीमत रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर सामान्य व्यय होता है। ठीक है ना, सेम एक्सपेंड्यूर होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए समय का अभाव है तो इंग्लिश वाला थोड़ा कम ही देखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, हीरा जल विरोधाभास दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, हीरा जल विरोधाभास एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, हीरा जल विरोधाभास। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आवंटन की अकुशलता का कारण है। आवंटन की, ठीक है, आवंटन यानी बांटने की, तो बांटने की अकुशलता का कारण क्या है, तो अपूर्ण सूचना है, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, बाह्यताएं हैं, ये सभी। ठीक है ना, आवंटन इंग्लिश में भी देख लेंगे आप लोग। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर क्लास ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और वीडियो की क्वालिटी अच्छा कर लेंगे यूट्यूब से। ठीक है ना, देखिए पूछा गया है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पैरेटो कुशलता की अवधारणा का तात्पर्य है। पैरेटो कुशलता की अवधारणा का तात्पर्य है बिना किसी अन्य को ठीक है, बिना किसी अन्य को, एक सेकेंड, बदतर बनाए, बिना किसी अन्य को बदतर बनाए किसी व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए मुझे भी उतना ठीक से दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही दूर से मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है, वह बिंदु जहाँ बर्गरसन मानदंड में सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है जाना जाता है। तो वह बिंदु जहाँ बर्गरसन मानदंड में सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है वहाँ परमानंद बिंदु होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर अर्थशास्त्र का ढांचा खड़ा है।
तो अर्थशास्त्र का ढांचा, आवश्यकता, ठीक है, संसाधन से मतलब ज़्यादा आवश्यकता है इस आधार पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। जिस तरफ से मुंह बंद रहता है वह छोटा होता है और जिस तरफ मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, ठीक है ना। इस आधार पर आप लोग समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया। किताब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्थापित अर्थशास्त्री नहीं है। संस्थापित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डो हैं, जेएस मिल, ये क्या है, संस्थापित अर्थशास्त्री हैं। जेमकिंस आपके, ठीक है, संस्थापित अर्थशास्त्री नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अच्छा, संस्थापित अर्थशास्त्री को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन है, एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो हैं और जेएस मिल हैं, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कोस्ट यानी अवसर लागत को यह भी जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट यानी अवसर लागत को किस रूप में जाना जाता है। दूसरे रूप में इसे अल्टरनेटिव कोस्ट के रूप में जाना जाता है, बल्कि वैकल्पिक लागत, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है, जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो इसे किस प्रकार की मांग की लोच कहा जाता है। तो इसे ई इक्वल टू 1 कहा जाता है, ईडी इक्वल टू 1, इसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है ना। ईडी को क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, चले, अल्ट्रा इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा इलास्टिक डिमांड कहते हैं इसे, ईडी को, ठीक है ना। ईडी इक्वल टू 1, अल्ट्रा इलास्टिक डिमांड इकाई लोचदार मांग बराबर 1। क्लियर हो गया ना। चले, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु की पूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो वस्तु की पूर्ति से देखें, वस्तु की कीमत संबंधित है, उत्पादन के संसाधन की कीमत संबंधित है और उत्पादन की तकनीक संबंधित है, लेकिन उपभोक्ता की आय कितनी है, ठीक है, ये वस्तु की पूर्ति के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ठीक है। वस्तु की पूर्ति के रूप में ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है कि जो कंजप्शन है उसका इनकम कितना है, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता। पूर्ण, ठीक है ना, इंग्लिश में भी देख लेंगे आप लोग। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है या अधिकतम होती है या फिर शून्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, देखिए, उत्पादन संभावना रेखा होता है। उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की तरफ होता है, मूल बिंदु की तरफ नतोत्तर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले, अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से एक इकाई के बढ़ जाने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। और मैंने देखिए पूरा बुक ख़त्म कर दिया है पढ़ा करके पिछले साल ही, ठीक है ना। तो हर साल वही क्वेश्चन बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। पिछले साल के मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं और आपको मैंने महासंग्राम क्लास भी दिया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक है, जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आज ही मैंने शेयर किया है सुबह में, तो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं भूल गया था बताना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की दर पाई जाती है। प्रतिस्थापन की दर ह्रास मान के रूप में पाई जाती है, डिक्रीज के रूप में, ठीक है ना, डिक्रीजिंग के रूप में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, खेल सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। बहुत ही फेमस है ये क्रेन थ्योरी। क्रेन थ्योरी किसने दी थी, क्रेन थ्योरी न्यूमैन एवं मॉर्गनस्टर्न ने दी थी, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर पूछा गया है, बाजार विफलताओं का स्रोत नहीं है। बाजार विफलताओं का स्रोत क्या नहीं है, तो इसमें देखें, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता रहेगी तो बाजार विफल हो जाएगा।
बाध्यताओं के कारण भी होता है, अपूर्ण जानकारी के कारण भी बाजार विफलता के ये तीनों स्रोत हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन आपके बाजार विफलता का स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो देखें जेबी क्लार्क, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और जे.आर. हिक्स, ये तीनों आपके किससे संबंधित है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से जेबी क्लार्क, जॉन रॉबिन्सन और जे.आर. हिक्स आपके संबंधित है, जेबी से आपके संबंधित नहीं है। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ आपसे पूछा जाता है, वितरण के सीमांत का सिद्धांत किसने दिया है। जेबी क्लार्क ने वितरण के सीमांत सिद्धांत को दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पर मतलब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये अलग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लगान के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है। लगान के आधुनिक ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट से कौन संबंधित है, लगान के आधुनिक सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो देखें इसमें वॉन मीजर आपके लगान के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। जो मैंने पिछले साल आंसर की दी थी, तो आंसर की में आपके जानते हैं कई सारे क्वेश्चन उसमें मिसमैच होते हैं, तो आंसर की नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं क्लास तो लाऊंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को गोसेन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। डी ऑप्शन आपका राइट है। अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम किसने दिया है, गोसेन ने दिया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने प्रस्तुत किया। ठीक है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो विचार है या फिर थ्योरी है, किसने दी थी। तो ध्यान रखेंगे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। विचार यानी आइडिया, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार। ठीक है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो आइडिया है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग क्या कहलाती है, द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड। श्रम की मांग क्या कहलाएगी, प्रत्यक्ष मांग कहलाएगी, पूरक मांग, आय मांग या व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, ड्राइवेड डिमांड। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होता है। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो एमआरपी होता है वो वीएमपी के बराबर होता है, यानी मार्जिनल जो रेट प्रोडक्ट होता है वो आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, पूछा गया है, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है, एरो महोदय ने लिखा है। ठीक है ना, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 नंबर पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है किससे, अल्पकाल से होता है। ठीक है ना, शॉर्ट रन से होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित किया जाता है कैसे, औसत आगम वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे तुक्का लगाने के लिए। देखें यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, तो देखें 99% चांस होता है कि जब क्वेश्चन मार्क होता है तो जहाँ ए और बी या फिर ए और सी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, तो वहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन आपका सही होता है इन तीनों में से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है और इस तरह से दिया है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ये वाला, तो समझ लीजिए उसमें से लगभग 95% 90% चांस होता है कि डी ऑप्शन यानी ए और बी वाला सही होता है। ठीक है, ये मैं तुक्का लगाने की बात कर रहा हूँ, अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है,
जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता अधिक होगी तो जो सीमांत उपयोगिता होगी वह शून्य हो जाएगी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, दीर्घकालीन उत्पादक पालन का विश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पैमाने के प्रतिफल द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एनालाइज्ड बाय, ठीक है ना, रिटर्न टू स्केल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर पूछा गया है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, समुत्पाद वक्र कहलाते हैं, ठीक है ना। आइसो प्रोडक्ट कर्व, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसो प्रोडक्ट वक्र। समुत्पाद वक्र इसे हिंदी में कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो यह आपका सममात्र वक्र कहलाते हैं, ठीक है। आइसो क्वांट कहलाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था भैया? एकाधिकारिता, ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप लोग, थ्योरी ऑफ, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, इसको दिया किसने था? इसको चैम्बरलिन महोदय ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करते चलिए, क्योंकि इंग्लिश में पेपर बनाते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट में कहीं कहीं हिंदी वाला गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए, विकुंठित मांग वक्र, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। विकुंठित मांग वक्र परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? विकुंठित मांग वक्र, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ठीक है। नीडेड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, विकुंठित मांग वक्र परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो स्वीजी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखिएगा, कहीं ना आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है उपभोक्ता की बचत में? तो कुल उपयोगिता माइनस कुल भुगतान, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, द्वैधिकार किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? द्वैधिकार यानी डुओपोली, ठीक है, तो डुओपोली किस प्रकार के बाजार संरचना की विशेषता है? अल्पाधिकार की विशेषता है, ठीक है ना, ओलिगोपोली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर है, यदि मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक हो तो वस्तुएं होती हैं पूरक होती हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है, गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। देखिए, मैंने कहा था कि ये दूसरे तरीके से भी पूछता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38 नंबर, पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र का आकार होगा, एल आकृति का होगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि व्यक्त अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्त अधिमान का सिद्धांत, ठीक है ना, ठीक है, रिलेटेड प्रेफरेंस थ्योरी। देखिए, मेरे पंक्चुएशन क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। रिलेवेंट प्रेफरेंस थ्योरी, व्यक्त अधिमान सिद्धांत जो दिया गया था, यह सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्योंकि देखें, जो बेसिक रहा है मेरा इंग्लिश नहीं रहा, मैं हिंदी से ही पढ़ा हुआ हूँ, MA BA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, कीमत प्रभाव होता है, ठीक है, जो प्राइस इफेक्ट है, ये आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, कीमत प्रभाव होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है, उतना भी बेकार नहीं है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, देखें, स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र होगा, तो यह नीचे की ओर गिरती हुई एक सीधी रेखा होगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पूछा गया है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु की मांग एवं कीमत में होता है, क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, या फिर विपरीत, या फिर धनात्मक। तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर पूछा गया है, देखें, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्मों को प्राप्त हो सकता है, तो फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी, और हानि भी हो सकती, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44 नंबर पूछा गया है, दीर्घकाल में, ठीक है, दीर्घकाल में एकाधिकार फर्म को प्राप्त होता है, दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म में एकाधिकार फर्म को असामान्य लाभ होता है, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देखें, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से 46 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है उद्योग द्वारा, फर्म द्वारा, समूह द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण दिया जाता है या फिर किया जाता है वो उद्योग द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्री के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है जब किसी परिवर्तनीय साधन की कुल उत्पादन घटता है, तो यह सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होता है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, पूछा गया है, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्या कर रहा है? लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत के प्रतिपादक नाइट महोदय हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन अल्फ्रेड मार्शल से संबंधित नहीं है, तो देखें, आभास लगान की अवधारणा ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, बिल्कुल। उपभोक्ता बचत की अवधारणा भी इन्हीं से संबंधित है। आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व का उपयोग ये इन्हीं से संबंधित है, अल्फ्रेड मार्शल से। लेकिन विक्रय लागतों की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक क्लास को जरूर कर दीजिएगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करूंगा। और मैं बता दूं, जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ना, वो आपका अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो क्लास है वो फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाएगा, और पहले मैं क्वेश्चन पेपर शुरू से ही देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा इकोनॉमिक्स के, ठीक है। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है, तो लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय होता है, यानी रेंट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।